धर्मपुर के विधायक हैं। इनका भीड़ भाड़ में पहुंचने पर पूरी पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो सराय घाट में हमारा जो पानी है जिससे सारी पंचायत को दिया जाता है, उसकी मशीनें जो है तो पुरानी हो चुकी है और उनको जो है तो जितना जल्दी हो सके चेंज कर दिया जाए ताकि गर्मी के दिनों में हमें दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक हमारा सारी टू गरली रोड है जो बन तो गया लेकिन उसमें गाड़ियां नहीं चलती, तो मैं निवेदन करूंगा कि उसका अगर ग्रेड चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो उसका ग्रेड चेंज कर दिया जाए ताकि जो है तो गाड़ियां गरला और सड़ा और सरी के बीच में जो है तो आपस में गाड़ियां चलने से गरला और गरवासड़ा बालों के लिए 20 मिनट लगते हैं धर्मपुर जाने के। श्री चंद्रशेखर हमारे विधायक धर्मपुर के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी मनरेगा के लिए, फैसला होना बात की बात है, लेकिन वहां विधानसभा में बोलना वो सबसे बड़ी बात है। हम सब समझते हैं कि वो सेंटर सरकार के अंडर ये चीजें पड़ती है, लेकिन फिर भी जब तक हम मुद्दा नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो उतनी देर तक हमारे कोई भी काम होने वाले नहीं है। मनरेगा हो या पंचायत हो, पंचायत कर्मचारियों के ऊपर चलती है। अगर कर्मचारी पंचायतों में काम करते हैं तो उस पंचायत की जनता को कभी भी दुख तकलीफ पैदा नहीं हो सकती। तो उन कर्मचारियों का शेड्यूल बनाया जाए, उनका टाइम टेबल रखा जाए ताकि उसके आधार पर और उनकी चेकिंग रखी जाए ताकि जो है तो उनके ऊपर जो है तो पूरी निगाह रख करके वो पूरा काम जो है तो पंचायत का करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ लोग उनको फोन करते हैं, वो बोलते हैं धर्मपुर में, जब वो धर्मपुर में पहुंचते हैं तो बोलते हैं पंचायत में। तो ये तो अच्छा नहीं है, किसी को धोखा देना तो ये गलत बात है। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले बीओटी में एक डिमांड है कि हमारी जो फसल है वो पूरी तरह से उजड़ चुकी है। जंगली जानवरों की वजह से अनाज का कोई भी तिनका भी रिसीव नहीं हो रहा है। तो इनसे अगर गुजारिश है कि इसमें बाढ़बंदी हो जाए तो इनका बहुत आभारी रहेंगे। इनसे गुजारिश है कि हमारे को फर्स्ट एड के लिए एक डिस्पेंसरी दी जाए या उसका विधिवत रूप से सुचारू रूप से कार्य किया जाए। हमारी पंचायत सरी के प्रधान श्री कश्मीर सिंह जी, हमारी पार्टी के यहाँ के प्रमुख भाई राजेश जी, पूर्व के प्रधान संजय जी, आदरणीय गुरु जी, कुसुम जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, भाई धर्मपाल जी जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में हमारे आग्रह पर रखी। आपके बीच का जो दौरा है ये सामान्य जिस तरह से मैं चल रहा हूं गांव के अंदर और जरूरत के हिसाब से, अगले कल भी आपके पड़ोस में छुई घाट में हूं और जितने भी किसान बागवान जिन्होंने अभी बागवानी के ऊपर काम शुरू किया है, मैंने कल उनको छुई घाट में मिलने का समय दिया है, तो कल उनसे भी चर्चा करेंगे, कल उनसे भी बातचीत करेंगे। ये क्योंकि महीना अप्रैल का है और इसके बाद तुरंत बाद आप लोग भी बिजी हो जाएंगे अपने फसल कटाई में। बोला है आई नहीं, साथ में ये भी बोल दिया कि बची भी नहीं है। जो भी है, जैसी भी है, हम लोग उसमें बिजी होंगे।
10-12-15 दिनों में पाकियारा काम शुरू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र विशेष की लेकर जो आपकी उम्मीदें हैं, आपकी जो मंशा है उस क्षेत्र के विकास की है, अब इतना तय हो गया है कि जिनको फील्ड छोड़नी थी उन्होंने छोड़ दी है, और जिनको यहाँ रहना है वो यहीं रहेंगे। जैसा भी ये है अब उसी हालातों पे ये लोग रहेंगे। जिनको जाना था वो जा चुके हैं। अब इससे बदतर हालत नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए हैं। तो जिनको यहाँ रहना है अब उनको नए सिरे से हर हिसाब से इस क्षेत्र को, इस गांव को विकसित करना है। और विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है, मुझसे पहले भी मुझसे बाद भी। ये आप लोग बैठ के ये सोच रहे होंगे कि ये हो जाएगा तो बस पूरा काम हो गया, उसके बाद अगला काम शुरू हो जाएगा। तो ये उसी तरह से विकास भी चलता है। ये निरंतर लगातार प्रवाहमान है, चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और गांव के मसले एक मसले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से चलते हैं। ये बात ठीक है। हमारा समाज ग्रामीण क्षेत्र है पूरा का पूरा। जैसे मैंने आपके बीच में आपका पक्ष जो था विधानसभा के अंदर भी पहली बार मुझे आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों की कृपा हुई और धर्मपुर क्षेत्र के मतदाताओं ने बड़ा सूझबूझ के साथ का इस बार का मतदान किया। प्रदेश की आबो हवा जैसी बदली हुई थी, उस आबो हवा के साथ आप लोगों ने भी अपना कदम मिलाया और उस कदम ताल में आप जिला मंडी के अंदर इस बात का आप लोगों को श्रेय देता हूं कि आप लोगों की वजह से ये मान मुझे मिला, ये सम्मान मुझे मिला, ये आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर धर्मपुर क्षेत्र की 82,000 जनता का प्रतिनिधित्व करने के काबिल हो पाया। उसके लिए आज मैं आप सबका, भीड़ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं, शुक्रिया बोलने के लिए आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज से जो भी होगा मैं आपका नंबर 1 सेवक हूं। आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की जो भी बात मुझे सुननी है, बात करनी है, उसके प्रति मैं जवाबदेह हूं। पार्टी पीछे छूट गई, पार्टी 12 तारीख के ही दिन तक थी, उसके बाद से अब पार्टी का फट्टा मेरे पर नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन्होंने मेरा सुख दुख देखा है, जिन्होंने मुझसे अपने साथ उस कठिन समय में मेरे हाथ पकड़े, फिसलते हुए आदमी के हाथ पकड़े हैं, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं उनका हाथ मजबूती के साथ पकड़ के रखूं। और जो दूसरा मुझे पुकार दे रहा है उसकी पुकार को भी मैं सुनूं, उस बात को भी मैं सुनूं। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी बात को सुनूं। नजरअंदाज करने वाला नेतृत्व मैं नहीं हूं और मैं किसी को पार्टी विशेष के नजरिए से देखता भी नहीं। किसी को ये देखने का अब कोई तरीका नहीं है। मेरे पास वो नजरिया नहीं है, मेरे पास वो नजर नहीं है और वो नजर भगवान मुझे दे भी नहीं कि मैं किसी को पार्टी की नजर से, पार्टी के लेवल से देखूं। गरज है, जरूरत है और मेरा फर्ज है, और मैं फर्ज अदायगी में कहीं पीछे हट रहा हूं तो कसूर मेरा है, उस जनता का कसूर नहीं है। उसको तो गरज थी, उसको तो बेचारे को जरूरत थी और उसकी जरूरत को मैंने पूरा नहीं किया तो गलती मेरे एंड पे आ जाएगी, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। इस बात को मैं स्पष्ट तौर पे आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। फीड़ा वाले थोड़ा दुखी ज्यादा होनी, थोड़ा कमरे हीरे की बारी हो, बोलते होने थोड़ा जी खिरे रंग था, ठीक है, थोड़ा ऐसा आ जाता है आभास, अंदर से आभास निकलता है, क्योंकि है तो हम सब आदमी की तरह होता ताकि कि जो होना था थोड़ा पीछे रही जाए, कहीं नहीं रही हीरा जुटवारा देने की, तो उस बात को आपने भूल देना है, उस बात को छोड़ देना है। क्योंकि बहुत पीछे छूट गई हैं बातें। जिस वक्त में मैं राजनीति में आया था मैं गैर राजनीतिक आदमी था और मुझसे पहले जो थे वो भी गैर राजनीतिक थे। उन्होंने राजनीतिक अपने को बाद में किया, जो कट्टरवाद उन्होंने लाया पार्टी की लाइन पे वो बड़ा बाद में लाया, जबकि उनकी शुरुआत हुई थी उनके पास भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के थे और लोग उनका मान इसलिए करते थे कि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के नहीं थे। बाद में उन्हें ठप्पे लाना जो शुरू किए तो ठप्पों से लोगों को दिक्कत होगी कि इसका नहीं करना, उसका करना, इसका करना, उसका नहीं करना। ये बातें बड़े बाद में इंट्रोड्यूस हुई, शुरुआत में ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं, मैं एक बड़े सामान्य परिवार का हूं। मेरे परिवार वाले, जब मैं राजनीति में आया
तो मुझे आने नहीं देना चाहते थे। सोचते थे कि बच्चे को हमने पढ़ाया, बीएससी कराई, लॉ करवाई, बीजेएमसी करवाई तो ये अफसर बन जाए, जज बन जाए, कुछ और बन जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं था, क्योंकि हमने रास्ता अपना 18-19 साल की उम्र में तय करना शुरू कर दिया था। वो यही धारा थी, थोड़ी कठिन थी, और 32 साल तक मैं इसी धारा में चला हूं। तो इसलिए किसी को ऐसा लगे कि उम्र के हिसाब से 32 साल की उम्र में चुनाव पहला लड़ लिया था राष्ट्रीय पार्टी का, और चौथा चुनाव था। और आपको कह रहा हूं, यह ऑन रिकॉर्ड है, कभी दिल्ली नहीं गया टिकट मांगने के लिए, 1 रुपया नहीं आज तक खर्चा, 1 रुपया फुट्टी कौटी नहीं खर्ची है टिकट लाने के लिए, केवल पसीना बहाया है धर्मपुर क्षेत्र की जनता के बीच में। इसलिए मैं पार्टी के बारे में क्या कहूं। मेरी पार्टी के बारे में 100 बातें की जाती हैं, लेकिन मैं उससे बड़ा गवाह कोई और नहीं हो सकता कि किसी तरह का एफर्ट नहीं किया, किसी तरह का मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, मैंने कभी किसी को ओए तोए करके किसी को मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं की। राजा वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद था, धर्मपुर क्षेत्र की सेवा करने का। मुझे 12 से 17 के बीच में हार गया था चुनाव, लेकिन अपनी मंशा साफ थी। साफ ये थी, तहसील नहीं थी धर्मपुर, एसडीएम दफ्तर नहीं था धर्मपुर, थाना नहीं था धर्मपुर, कॉलेज में बीएससी बीकॉम नहीं थी धर्मपुर के अंदर। उस वक्त के अंदर स्थितियां ये थी, वेटनरी एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी धर्मपुर। ये अपने वक्त की बातें आपके बीच में 12 से 17 के बीच की कह रहा हूं। तो मैं उस वक्त में इसी काम में लगा कि आधारभूत ढांचा जब तक मजबूत नहीं करेंगे तो लोग सरका घाट जाने से नहीं रुकेंगे। सरका घाट जा रहे थे तो जाते जाते आदत बन गई, पता नहीं कितने ही लोगों की आदत बन गई, और मकान भी वहीं बना लिए, रहना भी वहीं शुरू कर दिया, दुकान भी वहीं डाल दी। तो जो पैसा हमारे क्षेत्र का पैसा हमारे छोटे दुकानदारों में बटना था, हमारे यहाँ देहात के अंदर पैसा आना था, वो पैसा कहाँ चला गया? वो पैसा सरका घाट, मंडी, हमीरपुर, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला, शिमला, ना जाने चंडीगढ़, ना जाने कितनी कॉलोनियां हमारे धर्मपुर और सरका घाट के लोगों ने अलग अलग जगहों पे जाके बना दी। वो कॉलोनियां यहीं बन जानी थी, यहीं पर उस पैसे की से तरक्की हो जानी थी, लेकिन वो तरक्की कहाँ हुई? बाहर हुई। शिक्षा के नाम पर बच्चों को ले जाया गया, रोडों की हालत खराब थी इसलिए बच्चों को ले जाना पड़ गया। स्वास्थ्य सेवाएं बुजुर्गों की, बीमारों की हम उचित तौर पर मुहैया नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बच्चों को और बुजुर्गों को बाहर ले जाना पड़ गया। हमारे फौजी भाई बाद में रिटायर हो रहा था, जमीन वो पहले खरीद रहा था। देखो कितना ही फौजी भाई सुंदरनगर, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी, न जाने सरका घाट और न जाने कितनी जगहों पे जाके बसना पड़ गया। सभा के अंदर लगभग 2.5 घंटे की चर्चा हुई है, 2.5 घंटे केवल मनरेगा के ऊपर जो है हमने इकट्ठा करके पूरे के पूरे विधानसभा के अंदर इस बात को रखा। क्यों? 2 बातें कानून पास किए, दिल्ली की सरकार ने कानून पास किए। 2005 से ये स्कीम कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब लाए थे, तब से लेकर 16-17 तक ये बढ़िया कामयाबी से स्कीम चल रही थी। इसमें हमने कामगार स्कीम को भी जोड़ दिया था, जिसमें इंडक्शन हीटर मिल रहा था, वॉशिंग मशीन मिल रही थी, बच्चों को वजीफा मिल रहा था, बेटियों की शादी के लिए पैसा आ रहा था, लोगों को फायदा था। 100 दिन पूरे हो रहे थे तभी तो वो स्कीम भी लागू होती थी। पहले 100 दिन पूरे, फिर उसके बाद उस स्कीम को लागू करने के लिए फॉर्म भरे जाते थे। अचानक वो सब कुछ बंद हो गया। 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 सालों के अंदर कोई स्कीम के तहत कोई स्कॉलरशिप नहीं आया, कोई इंडक्शन हीटर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसके ऊपर बोलना किसको था? विधायकों को बोलना था, मेंबर पार्लियामेंट को बोलना था। मेंबर पार्लियामेंट को तो मैं नहीं जानता, लेकिन विधायक साहब को तो बोलना था। विधायक साहब चुप हो गए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी दिल्ली में बैठी थी। अपनी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। मेरी पार्टी भी अगर थोड़ा बहुत गलत कर देगी तो मैं उस बात को खा जाऊंगा, हजम कर जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा जनता के बीच में। और वही हुआ 4 सालों से। हमारे तो विधायक पिछले जो थे उन्होंने तो ये बोल दिया, शिमला के अंदर उसका वीडियो वायरल हुआ कि आप शिमला वाली बहनें माताएं तो बड़ा भारी काम करती हैं, हमारे तो बोले यहाँ बैठ रही है छोइया आई मनरेगा बोला। उनका नजरिया बदल गया था, समझ गए? उनका नजरिया जनता के प्रति बदल गया था। उनको ऐसा लगता था कि मनरेगा बैठने वालों की स्कीम बन गया है, निखट्टू लोगों की स्कीम बन गया है, जो काम नहीं करना चाहते, कामचोर हो गए, उनकी स्कीम बन गया। उनको लगता था ऐसा, जबकि ऐसा नहीं था। कितनी ही माएं, कितनी ही बुजुर्ग जो गांव के अंदर, मेरे अपने परिवार के अंदर की बात कर लूं, मैं तो अपनी स्कीम को बड़े नजदीक से देखता हूं।
जो भी स्कीम होगी मैं अपने घर के आसपास देखता हूं कि उसका असर है कि नहीं है। मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जिसमें पूरे के पूरे स्ट्रेच था, जिसमें आपकी उम्र नहीं पूछी जाती, जाति नहीं पूछी जाती, आपको काम दिया जाता था। लेकिन ये नहीं हुआ। दो बातें आ गई। पहला कानून आ गया कि बोला गया 19 से 20वां काम नहीं पड़ेगा। प्रधान जी यहाँ बैठे, मैंने बोला विधानसभा के अंदर कि 19 काम से 20वां नहीं पड़ेगा। उसका इलाज हमने ढूंढ लिया। मैं आज बोल के आया हूँ बीडीसी के माननीय सदस्यों को, जिस दिन प्रधान लोगों से बातचीत करने के लिए खुले मन से मुझसे बात करना शुरू करेंगे, अभी इनसे बातचीत नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस 4 महीने पुरानी सरकार का, इसका बजट आया और बजट में न केवल प्रधानों का पैसा बढ़ा, वो प्रधानों का बढ़ा, वार्ड मेंबरों का भी 300 से 500 रुपए किया गया, तथा मनरेगा की मेरी माओं का, मेरी बहनों का, मेरे बुजुर्गों का एक मुश्त पिछली सरकार ने 5 साल में 23 रुपए बढ़ाया। हमारी सरकार ने 4 महीने में आते ही आपको पहला जंप दिया है 28 रुपए का। 212 से आपकी दिहाड़ी कितनी हो गई? 240 रुपया। और आपको इस बात का वायदा है कांग्रेस पार्टी का कि दिहाड़ी 350 रुपए तक हम पहुंचाएंगे, 350 रुपए तक आपकी दिहाड़ी को लेके जाएंगे। दूसरी बात आ गई कि आपका जो ऑनलाइन हाजिरी है वो भी एक गलत बात आ गई। तो दोनों बातों का मैंने विरोध किया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया। उसका एक फायदा हो गया, रणा फायदा हुआ। याद रखना अपने इस बात को, आपने अपने पर भी लागू करना है, सब तरफ लागू होती है। चीखोगे, चिल्लाओगे, हल्ला करोगे, सही मौके पर सही बात करोगे, उसका फायदा होता है। डोरियां कर ले जाएगी ना, तीसरा को फायदा नहीं होगा। समझ रहे? ऑर्गेनाइज होकर जब बात करोगे उसका फायदा। अब क्या फायदा हुआ? ऑनलाइन हाजिरी सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। मैंने ये कहा लाख मिलती है, 1.5 लाख मिलती है। अरे उसके ऊपर नहीं इस कानून को लागू करते हो तुम, जिनको बेचारों की दिहाड़ी जिनकी पता नहीं पड़ेगी कितनी, आप उनके ऊपर 2 तरह का कानून लागू करते हो। एक तो बोलते हो कि 9 बजे आना, 5 बजे जाना, एक कानून हो गया। दूसरा कानून हो गया कि 9 से 5 जो आपने कमाया उसकी हम असेसमेंट करेंगे, उसके आधार पर आपकी दिहाड़ी बनेगी। तो 2 तरह से मारा जा रहा है। मैंने दोनों बातें बोली विधानसभा के अंदर। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। आप एक तरफ 9 से 5 ऑनलाइन हाजिरी, दूसरी तरफ असेसमेंट। आप मारना चाहते हो इन महिलाओं, आप इनका गला घोंटना चाहते हो, स्कीम का गला घोंटना चाहते हैं। इसलिए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने तय किया कि हर वार्ड में अब एक हाजिरी लगाने वाला आदमी हमारी सरकार रखने जा रही है, ऑनलाइन हाजिरी रखने के लिए। अब ऑनलाइन तुमने मानना नहीं, दिल्ली मान नहीं रही है ऑनलाइन हाजिरी, बोल रहे हैं लगाएंगे। तो हिमाचल सरकार ने अब तय कर लिया कि ऑनलाइन हाजिरी तुम लगाना मानते नहीं हो, हम हाजिरी लगाने के लिए एक बंदा जो है हर वार्ड के अंदर। वो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मोदी से भी ठीक नहीं हो रहा है, जो दिल्ली ठीक नहीं कर पा रही है? 1 साल हो गया आपके सामने सॉफ्टवेयर क्या है? वो काम ही नहीं उठाता। वो मनरेगा में जो काम आपने डाले हैं, जो आपने रास्ते मांगे हैं, जो डंगे मांगे हैं, जो सड़क मांगी है, जो सीमेंट का काम मांगा है, वो सॉफ्टवेयर उसको उठाता ही नहीं। कौन, किसकी जिम्मेवारी है? ये विधायक की जिम्मेवारी नहीं है, ये प्रधान की जिम्मेवारी नहीं है, ये सेक्रेटरी की जिम्मेवारी नहीं है। तो जिम्मेवारी उसकी है जिसने दिल्ली से उसको कंट्रोल किया है, और उसको सुनना ही नहीं चाहते कोई, उस बात को कोई करना ही नहीं चाहता। यही तो मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी कहा कि आप भी उसी गरीब जनता का नेतृत्व कर रहे हो जिस गरीब जनता का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। आप क्यों लड़ते हो आईआरडीपी के लिए? आप क्यों तरसते हो आईआरडीपी के लिए? क्योंकि नीति है। अगर उस नीति में पात्र गरीब आदमी, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, गरीबी है, दोनों मियां बीबी बेरोजगार हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उन बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी की हालात को बदलेंगे ये बच्चे। आप मांग रहे हो बार बार जाकर कि हमें भी आईआरडीपी के अंदर आने दो, लेकिन हमारे जो वहां बैठे हुए हुकूमत करने वाले जो ग्राम सभा के अंदर लोग हैं वो आपको पात्र नहीं मानते। मतलब नीति के अंतर्गत आप नहीं आते हो। तो नीति इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीति जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए नीतिगत ही बात होती है। जो दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है, जिसके घर में टाइलें छप रही हैं, वो जो है ना वो मौजूद भी नहीं था। बड़ी बात क्या थी कि वो मौजूद भी नहीं होता ग्राम सभा के अंदर। इससे पता लगता है कि आपका जाना जरूरी नहीं है ग्राम सभा के अंदर, पुगिरी होनी चाहिए। दूसरी बात समझाना चाहिए, क्या आओ चाहे नहीं आओ, पौना होगा तो सारा ना, तो बगैर
बगैर गई भी दूसरा ना पई जाना ता तुसे IRDP अंदर आई जाने पुगी नहीं होनी चाहिए। फिर तुसे पुगाने वास्ते क्या क्या करना पाओ तुसे समझाए कितने पापड़ बेलने पाओ। ये इस वक्त की जो हालात हैं, मैं मनरेगा के ऊपर लंबी चर्चा भी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत समय मेरा मनरेगा ले लेता है। लेकिन आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं, हम नई व्यवस्था के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं और जल्दी ही मैं 1.5-2 महीने और लूंगा इस ग्रामीण विकास के अंदर और कुछ एक बातों को ठोस तौर पर लागू करने की स्थिति में हम होंगे। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया इस बार का जो बजट आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहला बजट दिया, हमने पहला वायदा किया था जनता के साथ, वो था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम बहाल करने की बात हमने कही थी। और हिमाचल प्रदेश का 1,35,000 कर्मचारी जो अभी तक 2003 से लेकर 2023 तक 19 साल से जो था वो नौकरी में था, लेकिन उसको किसी भी तरह का ये ओल्ड पेंशन नहीं थी और वो बेरंग घर वापिस आता था। PWD का जो बेचारा हमारा जो पूरी उम्र गैंती मार के रिटायर हो रहा था, 1500 रुपए उसको पेंशन का मिल रहा था। 1500 रुपए जिस बुजुर्ग को मिलेगा, अब नाते पोते 2.5 लाख महिलाओं को इसी जून से 1500 रुपए का अब पेंशन जो होगी उनको जारी करने की बात तय हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दी है। फेज्ड मैनर में होगी, सभी की सभी 24 लाख महिलाओं को इस तक पहुंचाया जाएगा। अगले 5 सालों के अंदर फेज्ड मैनर में सबको 1500 रुपए महीना आपके खाते के अंदर आए, इस बात को भी तय किया जाएगा। पहली कैबिनेट में इस बात को भी तय कर लिया गया था कि हमारी महिला मंडलों की आदतें बिगड़ी हैं। महिला मंडलों को जिस तरह से रखा गया मैं उस तरह से नहीं देख रहा हूं। मैं महिला मंडलों को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़कर देखना चाहता हूं। जब तक आपके पास आर्थिक ताकत नहीं होगी आप मांगते बने रहोगे। मंडल ने सुबह उठकर जो है कोई कंप्लेंट नहीं करता, ठीक है, सारे के सारे चुप हैं और बेगा अपना काम करने चली हैं। नेता लोग आए खड़ी हैं, 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15 दे दो जी, कमरा बनाई दो जी, छत बनाई दो जी, कुर्सियां दे दो जी, गद्दे दे दो जी, और क्या क्या पई ब्यास टिपनारा ब्यास पई है, और ब्यास पई है। ये कार्य आप लोगों के नहीं थे। महिला मंडल का मतलब था, एक तो जातियों के आधार पर महिला मंडल होने नहीं चाहिए थे, गलत बात थी। महिला मंडलों का मतलब था कि सब के सब एक मंडल के नीचे इकट्ठे हो जाते। ये जो शेरलियारा महिला मंडल लग हुई है, पेंगलियारा अलग हुई है, ये गांव के अंदर एक बड़ी खाई पैदा कर दी गई। मंडल का मतलब था कि एक मंडल का मतलब था मजबूत। मंडल का मतलब था कि हम बिना भेदभाव के महिला कल्याण के लिए काम करेंगे। गांव के अंदर एक लड़की को रात को मारा गया, उस लड़की को आवाज उठाने वाला इसलिए कोई नहीं हो सकता क्योंकि उस लड़की की जात जो थी वो आपकी जात के साथ नहीं। यही हुआ, आपने इसको गांव वाइज महिला मंडल बना दिया। किसी महिला मंडल ने बोला भी खुला चढ़ा जे आसे पेंडे पर सटी ना करे, इते चढ़े जो चक्को आई कने। किसी ने बोला, किसी ने को ब्यूनी 73 लोग करे आंगना पर लाई रही थी, पर महिला मंडल ने कोई स्टैंड लिया, कोई फाइन डाला? मुझे बताओ तो सही, कोई भूमिका का निर्वाह किया जा। कमरा पाया, कमरा तो बापू ये सारे कमरे बनिया ने लोग ना घर छाड़ी चल जाते रहे। जिस हिसाब से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये महिला मंडल ने भवन पढ़ने सब ताले लगी आने सारे घर। कोई बॉडी खराब है, कहीं पर कोई बीमारी आई, ये वार्ड मेंबर की ड्यूटी नहीं है, ये महिला मंडलों की ड्यूटी है कि सबसे पहले उस बार की सूचना भी दें और उसको सफाई भी करें, उसके बारे में तुरंत सफाई भी करें। आप लोग स्वयं पैसे बांटने वाले बने, ना कि आप लोग पैसे मांगने वाले बने। आप लोगों को देखकर अगली पीढ़ियां कुछ और बेहतर करने का सोच रखें। आपको झुकते हुए जो देखेंगे अगली पीढ़ियां लंबी पौना शुरू हो, यानी समझने की कोशिश किया करो इन बातों को। आप मांग रहे हो, अगले जो आपके बाद आएंगे भी तीनों पता लगी है भाई मांगू है, चली जाएगा तंत्र सारा तीन लंबे पैया मारा लंबे पई अब तक दे ही जाओ। इस तरह आने वाले समय में आपको स्वयं सहायता समूह की तरफ को बढ़ना है। अभी बहुत सी स्कीमें आप लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से आती है, लेकिन आपकी भागीदारी उन सब में शून्य है, क्योंकि आप कोई भी स्वयं सहायता समूह के कंसेप्ट में नहीं पहुंचे हो, और जो पहुंच रहा है उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते होने, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होनी कि ये स्वयं सहायता समूह क्या होता है। आप सोचते होने महिला मंडल ने काम कर दी नहीं, ऐसे अपना नाम है रड़िया लाया, ठीक है। जबकि जितनी भी अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको समझना चाहिए ताकत स्वयं सहायता समूह के अंदर आपको मिलेगी। कल मैं जयराम जी की स्टेटमेंट सुन रहा था,
तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मैं आ रहा था तो बोले गोबर पूज सुझा, गोबर सट रहा था गाई। मैंने बोला भी 2 रुपए चक्की लवाई दियो। जयराम जी, आपको आइडिया नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है, इस गोबर के दम पर, इस गुंतर के दम पर रामदेव करोड़ों करोड़ रुपए का खेल खेल गया इस हिंदुस्तान के अंदर। हमारे ही जनता के जो दूध यहाँ का था, हिमाचल का दूध, हम चक्कर भेजते हैं, चक्कर से वो दूध, वो घी जो है क्या कहते हैं, रामदेव जी जो है पतंजलि का अपना ठप्पा लगाकर इसी जनता को वापिस धर्मपुर भेजकर अपनी आमदनी बढ़ा चुके हैं। गोबर का मसला नहीं है, ये एक उद्यम का मसला है, एक गाय से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मसला है कि उसको पालना है, उसका दूध यहाँ से जाना है, उसकी एक क्रिया है। मैं तो नया खिलाड़ी हो रहा है आपके सामने, लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूँ गोबर को। आपने जिस तरह से 2 रुपए के हिसाब से जनता के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश अपने साज क्षेत्र के अंदर की है, आप प्रमाण पत्र के साथ इस बात के स्कीम को इनकार करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि जनता का इससे कितना बड़ा लेना देना था। आपको इस बात को प्रमाण के साथ मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि हम गोबर के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्कीम लाने की बात कही, हम उसको अक्षरशः लागू करेंगे। और मैं धर्मपुर क्षेत्र की बात करूं, धर्मपुर के अंदर 2 करोड़ रुपए का गोबर तो जयराम जी आपकी सरकार में खरीदा गया, लेकिन हमारी गाय और भैंसों का जो गोबर था वो धर्मपुर में सूट नहीं किया, इसलिए पंजाब से गोबर लाया गया 2 करोड़ रुपए का और इन बगीचों में फेंका गया, क्योंकि आ सारे गाय ऐसे जो थी कने भैंसिया से गोबर से फिट दबरोटा जे था 18-2 साल तक की रखी से पपैरी और से तीना जो जब वो खोलने लगे, इंक्वायरी कैसे सामने आई, कब कैसे पता लगा, जब उन बोरियों को खोलने लगे तो ना का बुजड़े देने पैसे कई दिनों तक तो बाहर नहीं गई, ना करे ना कहते थे सड़े नारी। पता लगा भाई ये तो बड़ा भारी गंदा गोबर आई रहा, पता नहीं सदियां पुराना गोबर चुकवाई तक उसका बिकता नहीं होना। बोलता हूँ तू बिखाओ थोड़ा जितने। अरे सरकार तो बात की बात है, मैं तो अभी गौ सदन वो था परे डली के गौ सदन में था, तो वहां मुझे बताया सरकार घाट में हमारा धर्मपुर का इलाका पड़ता है, तो वो बोले कि जी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं हम, इतनी मांग इस केचुआ खाद की इतनी मांग है। तो भाई ये सब कुछ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और सरकारों ने किया है, हम आपको लागू करके देंगे। जयराम जी आप इस गलतफहमी में मत रहना, हमने आपकी बात को अंडरलाइन किया है, नोट किया है और हम आपको खुली चुनौती के लिए पेश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन जहां पर मांग सही होगी, जो गुण दोष के आधार पर जहां की मांग सही होगी, उनको पुनः वापस किया जाएगा, उन संस्थानों को पुनः वापस किया जाएगा। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी कहा है और वैसे भी कहा है, और आपका वकील मैं हूं। और ये मांग जो फीड की मांग है, सब सेंटर की जो मांग है, ये आपकी वाजिब है, ये बिल्कुल सही मांग है, प्राथमिकता में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं काम करने जा रहा हूं, अभी इसके ऊपर स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। फीड को लेकर मेरे पास कोई नजरिया अभी तक नहीं था। मैं तो जो रोपे मेरे पास थे, जो बड़े बड़े रोपे थे, चाहे वो रोसो का था, चाहे वो हमारा छिपाणु का था, चाहे वो आपका सनौर का था, वो मेरे जहन में थे। लेकिन आज आपने यहाँ की बात भी मुझसे कही है, उसमें बाढ़बंदी भी है। बाढ़बंदी मेरी प्राथमिकता में है। जो सवाल मैंने मांगा है, ज्यादा पैसा मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं पलायन न करें, लोग अपनी खेती को पकड़ें। अगर हमारी पीढ़ी, ये अंतिम पीढ़ी है जो इस खेती को पकड़ पाएगी, समझ पाएगी, अन्यथा अगली पीढ़ियां शायद ही इस जमीन का मोल समझ पाए। नए सिरे से तैयारियां कर रहा हूं, उसके लिए भी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। चाहे नीलकंठ महादेव है, चाहे हमारी माता कंचना है, चाहे वो हमारे जनित्रीधार की देवी है, ये सब जितने भी स्थान हैं, इनको हम बेहतरीन स्थानों में कन्वर्ट करें। इस बात को मैं इंश्योर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हर क्षेत्र के अंदर जनता को दी जाए। मूलभूत जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल किया जाए। आपके पंचायतों के अंदर ज्यादा दखल हो। पंचायतें ऐसा ना समझें कि ये अलग थलग को टापू के अंदर व्यवस्था के अंदर काम कर रही हैं।
हम भी उसी का पार्ट है और मेरा दखल जो होगा पंचायतों के अंदर बराबर रहेगा। मेरी जनता अगर पीछे हटेगी तो मैं जनता के साथ आगे उस जनता को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ। इसलिए पंचायतों के अंदर भी मुझे काम करना है, मुझे हर संस्था के अंदर काम करना है। चाहे बीडीसी वालों का प्रश्न होगा, चाहे जिला परिषद वालों का प्रश्न होगा, चाहे मेरी वार्ड मेंबर होगी एक बेचारी बहन, उसका भी प्रश्न होगा, मुझे उन सबके साथ खड़े होना है और सरकार सबके प्रति जवाबदेह है। मैं 2.5 लाख रुपए में जो है वो क्या कहते हैं उसको जेओए की पोस्टें बेची गई और पिछले कल परसों की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जो ड्राइंग मास्टर का टेस्ट हुआ पिछला ड्राइंग मास्टर का टेस्ट हुआ और वो ड्राइंग मास्टर लग भी गए, वहां जो बोर्ड का सेक्रेटरी था जो भी जेल में है डाला हुआ सरकार ने, उस सेक्रेटरी की लाड़ी ने 4 बार ड्राइंग मास्टर का टेस्ट दिया और फेल हुई 4 बार। लाड़ा बनी गया सेक्रेटरी से पास हुई कि सिरमौरा लगी। उससे पता चला कि ये कहीं ना कहीं ड्राइंग मास्टर के टेस्ट भी बेचे गए। आप मुझे बताओ कितने विश्वास के साथ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जेबीटी के अगर बेचे गए, ड्राइंग मास्टर के बेचे गए, जेईओ के बेचे गए, पुलिस के बेचे गए, जेओए के बेचे गए, तो ये कौन सी ईमानदार वाली सरकार थी पिछली कि आम आदमी गरीब आदमी के बच्चे को कोई मौका नहीं मिल रहा था? मौका किसको मिल रहा था? जो और मेरे कान में ये बात 6 महीने 8 महीना पहले मेरे कान में भी पहुंची, आपके पास भी पहुंची होनी कि पैसे दो और नौकरी लो। ये चल रहा था धंधा। तो उसका ड्राइवर और जो सुपरडेंट थी मैडम, उसका जो चपड़ासी था, उनकी ड्यूटी लगाएगी कागजों के ऊपर लिखित तौर पे। वो जो ड्राइवर था वो कॉन्ट्रैक्ट वाला था, वो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय था, उसके हवाले कर दी गई। और चाबी किसकी? उस सिक्योरिटी की जहां से वो पेपर बंटते थे, लीक होते थे। तो आज जब वो जाड़ा बुना गया, जब वो छापा पड़ा, तो पूरे के पूरे टब्बर लगे रहते थे, काम टब्बर लगे रहते, 4 साल ये काम चले जाता। तो हमारे बच्चों ने बेचारों ने, कईयों ने पुलिस के टेस्ट निकाले, कईयों ने कोई टेस्ट निकाले, आज तक वो नौकरियां नहीं लग पाए। नौकरियां कौन लगे? जिन्होंने पैसे दिए। धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इतनी हिम्मत दिखाई। पूरा का पूरा दफ्तर बंद, और मुख्यमंत्री ने बोला है कि दफ्तर बंद करना हमारा समाधान नहीं था। हम अगले 90 दिनों के अंदर नया दफ्तर हमीरपुर के अंदर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का खोलने जा रहे हैं, और जो कर्मचारी उस दफ्तर के अंदर थे, उन कर्मचारियों को जैसी जैसी उनकी इच्छा होगी किसी दूसरे महकमों में नौकरी करने के लिए उनको वहां भेजा जा रहा है। नया दफ्तर, एक ईमानदारी के साथ दफ्तर, जिसमें आम जनता का बच्चा जो अपनी मेहनत करके पास होना चाहता है। तो धर्मपुर के अंदर 922 नौकरियां बांटी गई। पंप ऑपरेटर, फिटर, जल रक्षक और मल्टीपर्पज वर्कर 4 कैटेगरियों में बांटे गए। और तनख्वाहें कितनी हैं इनकी? कोई 4200 और 4600। और कब तक रहेंगी? इनका स्टेटस क्या रहेगा आने वाले 20 सालों तक? क्योंकि 2004 में ये नीति चली, 2004 से 2023 हो गया। वो बच्चे बेचारे आज भी 4200 4600 तक पहुंचे हैं। और आप क्या सोच रहे हो कि ये जंप कर जाएंगे? नहीं। इन 2027 इलेक्शन आए पोस्टर लाने, 2022 पोस्टर लाए ने मेरे भाड़े कने दूजे ने लाए, 27 अंदर भी ना पोस्टर लाने, इन 32 अंदर भी पोस्टर लगाने, इन 37 अंदर भी पोस्टर होगा। मौजूदा सरकार ने कहा है 5500 पोस्ट हम निकालने जा रहे हैं। अभी आईपीएच की 5500 नौकरियां इस सरकार में भी निकलने जा रही हैं। शुरुआत में आपको बता रहा हूं, लेकिन उसका दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा, ताकि जिसकी काबिलियत हो वो लगे नौकरी में। जिसने टेस्ट पास करना है, जिसने आईटीआई की है। और अगर जांच करवा दूं तो आप मुझे बताओ, किसी के नोस होना क्या पंप ऑपरेटर लगने की क्वालिफिकेशन हो सकता है? पंप ऑपरेटर लगने की क्वालिफिकेशन तो पंप ऑपरेटर की आईटीआई करना था। राणे ने नोस लाई थी जी, क्या लाई भाई? पंप ऑपरेटर की नोस होना कोई पंप ऑपरेटर वाली क्वालिफिकेशन ही क्या? ये कौन सा आईपीएच का मेन्यू बना? ये कौन सा आईपीएच की टेक्निकल वो बन गई रिक्वायरमेंट कि फलाने की नोस होंगी? नौ की दे लेना तो समझेगी। फलाने रा पुत्र होगा तो वो जो होगा वो क्वालिफाई कर गया फिटर के लिए। अरे भाई, गरीब आदमी का बच्चा जिसने आईटीआई करवाई, जिस बेचारी विधवा माँ ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा कर करके अपने बेटे से आईटीआई करवाई,
उसकी बारी कब आएगी। अगर तुमने इसी तरह से करना है तो इसलिए मैंने सभी से कहा है, अपनी बूथ कमेटियों से कहा है, अपने जो मेरी टीम की कमेटियां हैं उनसे कहा है, विकास कार्यों के लिए आपका पूरा मान होगा। विकास कार्यों के लिए आपकी बात को मैं हर सिरे से सुनूंगा। अगर आपकी कोई तकलीफ है तो मुझसे बात करनी है, बीच में किसी भी कार्यकर्ता को लाने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं किसी भी तरह की बात आपके बीच में नहीं कर रहा हूं, डींगे नहीं हाँक रहा हूं। पहले काम करके दूंगा, फिर आपको कहूंगा कि ये कार्य कर दिया गया है। इसलिए मैं भी कोई घोषणा करने के लिए आज भीड़ में नहीं आया था, केवल आपसे जो गैप था हमारे बीच में, उस गैप को पूरा करने के लिए आया था। आप लोग समझ सकें इस बात को कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। इस बात को आप दिमाग में रख ले कि आने वाले समय में जो भी सरोकार होंगे हमारे साझे हैं, जो भी कार्य होंगे हमारे साझे हैं, जो प्रयास भी होंगे वो भी साझे होंगे। इस बात को आपने रखना है, मेरे से सीधी बात करनी है, बीच में किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हट के बोल रहा हूं। इसलिए जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होंगे वो अपना सोच बदल ले। पुनः आपके विकास के प्रति मैं पूरी तरह से जवाबदेही के साथ बात करते हुए आप सबका पुनः धन्यवाद कर रहा हूं।